The first question says, which steps are needed to find the actual width of xylem vessel viewed in transverse section using a times 10 objective lens? Convert from millimeter to micrometer by multiplying by 10 times 10 to the power minus 3. Calibrate the eyepiece graticule using a stage micrometer on times 4 objective lens. Measure the width of xylem vessel using an eyepiece graticule. Multiply the number of eyepiece graticule units by the calibration of the eyepiece graticule. सबसे पहले हमारे पास जो पूरी eyepiece graticule और stage micrometer वाली relationship होती है, that is dependent on both the lenses. दोनों lenses की क्या magnification है, वो बेसिकली डिटरमिन करती है कि हमारे पास जो हम स्टेज माइक्रोमीटर देख रहे हैं वो अब आईपीस रेटिक्यूल के साथ कितना कैलिब्रेट होगा. सो जस्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस वुड नॉट बी द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस वुड नॉट बी enough for us to calibrate our eyepiece graticule with our what do you say stage micrometer. तो यहाँ पर भी हमें खाली ऑब्जेक्टिव लेंस का बताया हुआ है, यहाँ पर भी खाली ऑब्जेक्टिव लेंस का बताया हुआ है. हमारे पास हम जो भी चीज जो चाहे हम स्पेसिमेन देख रहे हो या हम क्या कहते हैं हमारा स्टेज माइक्रोमीटर देख रहे हो, वो हम दोनों लेंसेज के थ्रू देख रहे होते हैं. आईपीस लेंस के थ्रू भी देख रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू भी देख रहे होते हैं. तो खाली एक ही मैग्निफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट. दिस इज आउट. ठीक है. सो ए एंड बी आर आउट. Actually, C is also out. That leaves us with option number D. Now, हमारे पास let's read through statements 3 and 4 to see whether they make sense or not. Measure the width of xylem vessel using an eyepiece graticule. बिल्कुल हमें अगर किसी भी चीज की किसी भी स्पेसिमेन की मेजरमेंट लेनी है तो हमारे पास आईपीस लेंस के थ्रू हम देख रहे होंगे. तो आईपीस लेंस में आईपीस ग्रेटिक्यूल होगा, उसके यूनिट्स के थ्रू हम फिगर आउट करेंगे कि आईपीस ग्रेटिक्यूल के कितने यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं मैच कर रहे हैं हमारी पूरी जाइलम वेसल के ल्यूमेन के साथ. और उसके बाद ऑब्वियसली वंस वी नो कि कितने आईपीस रेडिकल यूनिट्स हमारे जाइलम वेसल से कोइंसाइड कर रहे हैं, हम उतने यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द कैलिब्रेशन ऑफ द आईपीस ग्रेटिट्यूड. नाउ व्हाई वन इज इनकरेक्ट, हमारे पास क्या कहते हैं खाली मिलीमीटर से माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई करने से क्या कहते हैं हमारे पास एक्चुअल विड्थ नहीं आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होती है वो भी डिटरमिन कर रही होती है कि हम कितना इमेज साइज और एक्चुअल साइज में फर्क है. तो डायरेक्टली अगर हम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, हमारे पास एक्यूरेट एक्चुअल लेंथ नहीं आएगी. सो वन इज ऑल्सो आउट, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Which cell structure is found in human cells and typical plant cells? That is 70S ribosomes. सीलिया प्लांट सेल्स में नहीं, और सॉरी सीलिया जो है हमारे पास प्लांट सेल्स में भी नहीं होता. और हमारे पास फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट फ्लैजिला होता है उसमें क्या कहते हैं, अच्छा नहीं फ्लैजिला तो प्रोकैरियोटिक में होता है. ह्यूमन सेल्स और प्लांट सेल्स की बात हो रही है. ह्यूमन सेल्स में सीलिया होता है, प्लांट सेल्स में सीलिया नहीं होता. प्लाज्मोडेस्माटा एंड टोनोब्लास्ट प्लांट सेल्स में होते हैं, ह्यूमन सेल्स में नहीं होता है. Which statements are correct for a typical prokaryotic cell? It contains 70S ribosomes. It contains a cellular cell wall. Incorrect. A is out. B is out. D is out. Option C would be correct. It contains circular DNA. It is up to 5 micrometer in diameter. So हमारे पास 1, 3 and 4 are the incorrect. 1, 3 and 4 are correct and 2 is incorrect. The diagram shows a typical animal cell. What is the function of the membrane system labeled X? X क्या है हमारे पास? X हमारे पास है RER. लिपिड सिंथेसिस होता है SER का काम, RER का काम नहीं होता. प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, यस. प्रोटीन सिंथेसिस ओनली, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ओनली नहीं. हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है. और उसके बाद हमारे पास वंस द प्रोटीन इज फॉर्म्ड, प्रोटीन फोल्डिंग हो गई, उसके बाद वेसिकल्स में आरईआर उस प्रोटीन को क्या कहते हैं इनक्लोज करके गोल्जी तक पहुंचाता है. सो द आरईआर इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन दैट हैज बीन फॉर्म्ड. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डिस्क्राइब्स अ लाइसोसोम? तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम की हमें प्रॉपर्टीज ये पता है कि उसमें हाइड्रोलाइटिक या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम उनको बुलाते हैं ये होती हैं. एंड हमारे पास जो लाइसोसोम है इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, और ये हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होता है. सिर्फ एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सराउंड कर रही होती है एक लाइसोसोम को.
From this information, we can easily eliminate option A and option D. Why? Because option A और option D में लिखा है enclosed by a double membrane. डबल मेम्ब्रेन नहीं होती लाइसोसोम की, सिंगल मेम्ब्रेन होती है. सो ए एंड डी वी विल एलिमिनेट बिकॉज ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डबल मेम्ब्रेन फैक्टर. अब हम बी और सी को पढ़ते हैं. A vesicle containing hydrolytic enzymes and surrounded by a single membrane found only in phagocytes. Now this is an incorrect statement क्योंकि lysosomes जो हैं वो हमारे पास majority animal cells में होती हैं. क्योंकि हमें पता है कि जितने भी worn out organelles हैं, एक दफा organelle खराब हो जाएं या अपने function को properly नहीं perform कर रहे हो, तो जो lysosomes हैं वो उन organelles से fuse करके उन organelles से क्या करती हैं, उनकी प्रोग्राम क्या कहते हैं, लिसिस करवाती हैं. इसको हम ऑटोलिसिस बुला रहे होते हैं. ठीक है. तो हमारे पास जो लाइसोसोम्स हैं, दे आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स. ठीक है. जहां पर भी गोल्जी बॉडी होगी वहां पर हमें लाइसोसोम्स दिखाई दे रही होंगी इफ इट इज एन एनिमल सेल. सो बी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी पढ़ते हैं. A vesicle enclosed by a single membrane, yes, containing several different hydrolytic enzymes that may act inside or outside the cell. Now, in this question, स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन चूजिंग द करेक्ट आंसर कि बी सही होगा कि सी सही होगा. क्योंकि हमने जितने भी लाइसोसोम की एंजाइम्स की बात की है, हमने विद रिस्पेक्ट टू इंट्रासेल्यूलर इन्वायरमेंट की बात की है, राइट. कि हमारे पास वो सेल डेथ कॉज करती है, वो सेल लिसिस क्या कहते हैं, ऑर्गेनील्स का लिसिस करवाती है, वो फेगोसाइटोसिस करवाती है. ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही होती हैं? ये सारी चीजें हमारे पास विद इन द सेल होती हैं. बिल्कुल सही बात है, हमने यही पढ़ा है. इन दिस केस हमें बी और सी में से क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करना था, बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करना था. वी फॉर अ फैक्ट नो कि लाइसोसोम्स तमाम एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं. फेगोसाइट्स के अलावा भी जितने एनिमल सेल्स हैं उनमें भी लाइसोसोम्स होती हैं. सो बी तो सही आंसर नहीं होता. तो हमारी जो मोस्ट क्लोज या फिर मोस्ट एक्यूरेट प्लॉजिबल आंसर था वो सी ही होना था. एंड ऑल्सो हमारे पास जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, दे डू फंक्शन आउटसाइड ऑफ द सेल्स. हमारी जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं वो आपकी सेल से बाहर भी काम कर सकती हैं. सो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड इट इज द क्लोजेस्ट accurate answer that you could have chosen. Is this clear? Any questions about this? The diagram shows a triglyceride. What will be the products after hydrolysis of this triglyceride? अगर हम इस triglyceride को देखें तो इसमें दो saturated fatty acids हैं. Two saturated fatty acids. And we have one unsaturated. And we have one glycerol. So one molecule of glycerol, two saturated fatty acids, one unsaturated fatty acid. Option number B is the correct answer. Which description lists all the components of a human hemoglobin molecule? 4 polypeptides that are all the same and one heme group. Incorrect. हमारे पास 4 polypeptides होती हैं जिनमें से 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं. So obviously not all of them are same और हर polypeptide में एक heme group होता है. So in total there are 4 heme groups. 4 polypeptides that are not all the same and one heme group. Incorrect. 4 polypeptides that are all the same. Incorrect. Option D is the correct choice. 4 polypeptides that are not all the same and each has one heme group. तो total 4 heme groups होते. अच्छा जी. HIV-1 protease is an enzyme produced by the HIV virus. Two identical chains of 99 amino acids form the enzyme. So हमारे पास ये जो enzyme है ये दो chain से, दो polypeptide से बनी हुई है. So we have 2 polypeptides here. In each chain, amino acids 25, 26 and 27 in the sequence form part of the active site. ठीक है. So हमारे पास 3D structure है, इसका मतलब है. Which orders of protein structure control the shape of the active site? Obviously हमारे पास primary structure होगा, secondary structure होगा, tertiary structure भी होगा. अब हम आ जाते हैं क्वार्टनरी होगा कि नहीं. क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कब होता है? व्हेन देयर इज मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट. क्योंकि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनता ही इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स की वजह से है. यहाँ पर वी हैव डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वी हैव 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. तो हमारे पास डेफिनेटली वो दोनों इंटरैक्ट करेंगी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाएंगी. सो इस पर्टिकुलर एंजाइम में चारों लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग होके इवेंचुअली हमारा कंप्लीट प्रोटीन स्ट्रक्चर बनेगा. And hence option A is the correct answer.
ठीक है, हमारे पास सारी एंजाइम्स का कम से कम टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। बट इफ एन एंजाइम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, विच मीन्स के दो हैं, तीन हैं, चार हैं, उससे ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which statements are correct reasons for how animals cool down in hot environments using latent heat or vaporization of water? Latent heat or vaporization का मतलब ये है कि हमारे पास जो वाटर है वो लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस में यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के लिए ऑब्वियसली हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है। सो बॉडी की जो हीट है वो यूजअप होती है इन कन्वर्टिंग द कन्वर्टिंग द लिक्विड वाटर इनटू वेपर। तो हमारे पास जितनी भी ये ऑप्शंस हैं इनमें जहां जहां वाटर प्रेजेंट होगा वो वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। व्हाई? बिकॉज बॉडी की जो हीट है दैट वुड बी यूटिलाइज इन द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर फॉर्म। Some animals lie down and roll in wet soil. Fish move into deeper water. Some animals lick their fur to make it wet. Some animals breathe quickly with a wet tongue hanging out of their mouth. तो इफ यू ऑब्जर्व हमारे पास ए बी सी एंड डी तीनों में हमारे पास, सॉरी, चारों ऑप्शंस में तीन ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट गलत है और तीन स्टेटमेंट सही होंगी। तो इफ यू लुक एट स्टेटमेंट नंबर टू, फिश इज मूविंग डीपर इनटू वाटर। अगर फिश वाटर में डीपर जा रही है तो डेफिनेटली हमारे पास इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा होगा, बिकॉज हमारे पास अगर इवेपोरेशन होगी तो उसको सरफेस पर आना पड़ेगा। ठीक है, कूलिंग के लिए फिश वुड हैव टू कम ऑन द सरफेस, और उसके बाद क्या कहते हैं, इवेपोरेशन के लिए हमें हीट चाहिए होगा। डीपर वाटर में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस। डीपर इन वाटर फिश कब जाती है, जब उसको अपना क्या कहते हैं जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या कहते हैं एक्लिमेटाइज करना है, या उसको अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना है। डीपर वाटर में फिश जाती है अपना, क्योंकि डीपर वाटर में हमारे पास कंपैरेटिवली कूलर एनवायरनमेंट होता है। कूलर एनवायरनमेंट में जा रही है तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब यह है कि इवेपोरेशन होनी चाहिए। अगर वो डीपर वाटर में जा रही है, डीपर वाटर अगर और ज्यादा ठंडा है तो हमारे पास क्या कहते हैं वहां पर इवेपोरेशन नहीं हो रही होगी। सो इन दिस केस सिनेरियो नो इवेपोरेशन इज इंडिकेटेड। ऑप्शन टू इज आउट। नाउ ए में ऑप्शन टू है, बी में ऑप्शन टू है, डी में ऑप्शन टू है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। ठीक है, अब हम 1, 3 एंड 4 को पढ़ते हैं। आई एक्सप्लेन कि हाउ हमारे पास क्या कहते हैं लेटेंट हीट और वेपराइजेशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट इनमें लग रहा है। लेटेंट हीट और वेपराइजेशन ऑफ वाटर से जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसमें जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए। नाउ सम एनिमल्स लाई डाउन एंड रोल इन वेट सॉइल। आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों में जो हमारे पास स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, अगर आप उनको देखो तो वो जो वाटर के पॉन्ड्स होते हैं ना वो उनमें नहा रहे होते हैं। उससे होता क्या है, उससे एक तो ये होता है कि वो इफ द वाटर इज कूल तो व्हाट वुड हैपन इज दैट दे वुड गेट अ रिलीफ। बट अगर पानी रूम टेम्परेचर है या पानी अगर गर्म भी है तो वो वहां पर जाएंगे, उससे होगा क्या कि उनकी जो पूरी स्किन है उस पे वाटर आ जाएगा। अब जब स्किन पे वाटर आएगा नेचुरली क्या होगा कि आपकी स्किन पे जब भी मॉइस्चर होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल नहाकर भी निकलते हो तो आपका थोड़ी देर में वो पानी खुश्क हो जाता है। द वाटर डज नॉट स्टे ऑन योर बॉडी, इट वुड नेचुरली इवेपोरेट। तो जब भी आपकी बॉडी में क्या कहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक पानी में आपकी बॉडी कवर्ड होगी, वो वाटर जो है इवेंचुअली वेपर में कन्वर्ट होगा। When that water on the surface of the body is getting converted into vapor, वो magically convert नहीं हो रहा। अगर आप एसी में भी बैठे हो ना तो आपकी वो एसी की ठंडक से क्या कहते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। इंस्टेड वो जो कन्वर्जन है उसके लिए हीट चाहिए, बिकॉज लिक्विड टू गैस अगर हमें मूव करना वी नीड हीट फॉर दैट। वेयर इज दैट हीट कमिंग फ्रॉम? वो आपकी जो बॉडी की इंटरनल हीट है। इंटरनल हीट आपकी सरफेस पे जो वाटर है उसको कन्वर्ट कर रही होगी वेपर में। तो वो जो हीट है वो इस तरह से आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगी, एंड दैट इज वाई इंटरनली आप क्या फील करोगे, आप कूलर फील करोगे। फिर ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें, सम एनिमल्स लिक देयर फर टू मेक इट वेट। अगेन जब अपनी क्या कहते हैं स्किन को या फर को वो लिक करेंगे तो उनका जो सलाइवा है, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा अगेन वाटरी इन नेचर होता है, लिक्विड इन नेचर होता है। उनकी सरफेस पे, उनकी बॉडी सरफेस पे, उनके फर पे सलाइवा आ जाएगा।
वो सलाइवा का जो मॉइस्चर है जब वो इवेपोरेट करेगा तो उसकी इवेपोरेशन के लिए भी बॉडी हीट यूज होगी। बॉडी हीट जब यूज होगी कन्वर्जन में तो वो बॉडी हीट रिलीज हो जाएगी। अगेन द एनिमल वुड फील कूलर। सम एनिमल्स ब्रीथ क्विकली विद अ वेट टंग हैंगिंग आउट ऑफ देयर माउथ। ये चीज हम किसमें नोटिस करते हैं? सबसे ज्यादा डॉग्स में नोटिस करते हैं। डॉग्स का आपने अक्सर देखा होगा अगर उनको बहुत ज्यादा वो थके और क्या कहते हैं बहुत ज्यादा वो भाग कर आए होंगे, बहुत स्वेट कर रहे होंगे या बहुत गर्मी होगी तो उनकी जो जबान है वो बाहर निकाल लेता है। उससे क्या होता है? उनकी जो वेट टंग है, अगेन टंग अगर वेट है तो उसकी सरफेस पे क्या है? मॉइस्चर है, वाटर है, लिक्विड है। वो जो वेट टंग है उस पे जो मॉइस्चर है वो कन्वर्ट होगा इनटू वेपर। अगेन बॉडी हीट उसमें यूटिलाइज होगी तो इस तरह से आपकी बॉडी हीट रिलीज हो जाएगी। सो 1, 3 एंड 4 आर ऑल प्रोसेसेस व्हिच एनिमल्स यूज अप टू कूल देमसेल्व्स in hot environments using latent heat or vaporization of water. Is this now clear? लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होना जरूरी है फॉर अस टू अप्लाई द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और वो कूलिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। सही है? एनी क्वेश्चंस? कोई पॉइंट जो नहीं समझ आया हो? हाशिम आपको भी क्लियर हो गया? आई थिंक सो यू रेज्ड अ क्वेश्चन। No. Two different enzymes P and Q are investigated to find the optimum pH for each enzyme. The results show that P works only in acidic conditions. Q has an optimum pH which is slightly alkaline. तो P क्या है? P acidic है। Acidic हमारे पास 1 to 7 के बीच में होगी एंड हमारे पास एक्चुअली 1 to 7 भी नहीं, 1 to 6.8 एंड Q is slightly alkaline तो हमारे पास ये it would be in the range of 7.2 to 8ish. अच्छा जी, which graph shows the correct results for P and Q? अच्छा जी, अब A इनकरेक्ट है। A क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज ये कहीं हमारे पास 2 से लेकर 6 के दरमियान है। नाउ Q को तो ये दिखा रहा है एसिडिक और P को ये दिखा रहा है एल्कलाइन। ये हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट चीज दिखा रहा है बिकॉज हमें पता है दैट P इज व्हाट? P इज एसिडिक, जबकि ग्राफ पे P एल्कलाइन दिखाई दे रही है और Q हमारे पास स्लाइटली एल्कलाइन है जिसको ये एसिडिक दिखा रहा है। सो A इज इनकरेक्ट। नाउ इफ वी लुक एट B, बी में आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। नाउ लुकिंग एट बी, डू यू थिंक इट इज द करेक्ट आंसर और इज इट एन इनकरेक्ट आंसर? एंड गिव मी एन एक्सप्लेनेशन फॉर वट एवर यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्शन नंबर बी। Okay, Fiza is saying it's incorrect. What about the rest of you? So ना सबस्ट्रेट इंक्रीज नहीं हो रहा, सबस्ट्रेट डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, चलो हम बी को होल्ड करते हैं, सी और डी लेकर आते हैं, देन वील डिस्कस बी। अच्छा, अगर हम सी की बात करें तो सी में ये है कि हमारे पास P is basically shown to be in alkaline pH क्योंकि ये 14 से 7 के बीच है तो alkaline की रेंज में है। Q दिखाया हुआ है acidic की रेंज में एंड हमें क्या पता है? We know that P is what? It is acidic and Q is alkaline। तो अगेन C में भी हमें उल्टा दिखाया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में पीएच की जो रेंज है वो 0 to 7 है, यानी कि एसिडिक वाली रेंज है। ये पूरी रेंज ही आपकी एसिडिक है, इसमें एल्कलाइन है ही नहीं। तो हमारे पास क्या कहते हैं? डी वुड बी इनकरेक्ट क्योंकि क्यू क्या थी? क्यू हमारे पास स्लाइटली एल्कलाइन थी तो डेफिनेटली क्यू का जो ऑप्टिमम पीएच होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 7, नॉट लेस देन 7। तो ए, सी और डी तो नहीं हो सकता। अब अगर मैं आपको बी एक्सप्लेन करूं, बी में क्या हो रहा है ना, हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, सो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन पे इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इट वुड डिक्रीज। अगर हम पी पे देखें तो हमारे पास मिनिमम जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास इस पॉइंट पर है। जब हमारे पास सबसे कम सबस्ट्रेट होगा इसका मतलब है दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट व्हेन द सबस्ट्रेट इज मिनिमम। कैन वी से दिस कि जहां पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा वहां पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी बिकॉज दैट सबस्ट्रेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कैन वी से दैट? सो अगर हम देखें ऑप्टिमम पीएच हमें इस हिसाब से पी का कहाँ पे मिल रहा है? एसिडिक में मिल रहा है। ठीक है, ये एसिडिक रेंज है। और अगर हम क्यू का देखें तो क्यू का, इफ आई ड्रॉ इट फ्रॉम हियर,
So this is the range of the maximum rate of reaction for Q, which is what? Slightly alkaline. So can we say that B is the correct option over here? Any confusions? A student investigated the effect of substrate concentration on the rate of enzyme catalyzed reaction. The student plotted the results in a graph. What is the Km for this enzyme catalyzed reaction? हमारे पास Km क्या होता है? Km हमारे पास basically Vmax upon 2 पे substrate concentration होती है. Vmax अगर 30 था तो Vmax upon 2 हमारे पास 15 होगा. And this comes out to be 12, which is option number A. Which statements could be used to describe enzyme molecules and antibody molecules? Hydrogen bonds stabilize the structure of the protein and are important for it to function efficiently. Yes, हमारे पास hydrogen bonds are a very important part of any protein because हमारे पास जो secondary structure होता है उसमें भी hydrogen bonds होते हैं, tertiary quaternary structure उनमें भी hydrogen bonds होते हैं. Hydrophilic R groups point into the center of the molecule and cause it to curl into a spherical shape. क्या हमारे पास antibody की spherical shape होती है? Is it a curl shape of an antibody? No. हमारे पास antibody की जो shape होती है, it's basically something like this. Y shape की होती है antibody, सही है? तो हमारे पास क्या कहती हैं? And again, yes, हमारे जो hydrophilic R groups होंगे, they would be pointing outwards because हमारे पास क्या कहते हैं? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है ना एंजाइम मॉलिक्यूल और एंटीबॉडी की. तो हमारे पास अगेन हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स वुड बी पॉइंटिंग आउटसाइड नॉट इनवर्ड्स. तो टू तो इनकरेक्ट है. सो ए इज आउट, बी इज आउट, डी इज आउट. सी हमारे पास ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होगा. आई वुड सजेस्ट ऑलवेज प्रैक्टिस दिस एलिमिनेशन मेथड क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से अ लॉट ऑफ टाइम्स यू रीच द करेक्ट आंसर खुद से ही इजिली. The tertiary structure of the protein molecule plays an important role in the functioning of the protein. Absolutely correct. Option C is hence the correct answer. Which description identifies a reversible non-competitive enzyme inhibitor? It can attach to the active site. No. It can attach to a site other than the active site. Yes. Allosteric site से attach करता है. It can attach to the active site and other site. No. It can attach to either the active site or another site. No. Option B is the correct answer. Before mitochondria are extracted from cells for microscopy, they are usually kept in a 0.25 mole per decimeter cube sucrose solution. Why is the sucrose solution used to act as a solvent? No. To enable the rate of reaction of the mitochondria to be determined? No. To prevent the mitochondria from changing in dimension? Yes. To provide a source of energy? No. Basically, हम कोई भी ऑर्गेनील निकालें, हम कोई भी सेल निकालें, उसको हमें एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखना होता है. आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में हम इसलिए रखते हैं, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है और जो भी हमारे पास ऑर्गेनील है या सेल है उसका जो इंटरनल फ्लूइड है, उस इंटरनल फ्लूइड और बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए. सेम होगी तो हमारे पास कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू एंड आउट ऑफ द सेल नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमारा सेल है उसका ओरिजिनल शेप, उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा और उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा. सो we always preserve the cells or the organelles in an isotonic environment so that उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन रहे, वाटर लॉस या वाटर इंक्रीज ना हो उनके अंदर. The photomicrograph shows a type of blood cell. This is an RBC basically. These are basically RBCs. Which statement about these cells are correct? Oxygen diffuses through the phospholipid bilayer. Sodium ions diffuse through the phospholipid bilayer. Sodium ions are basically charged. हमारे पास कोई भी सेल हो क्या उनसे directly sodium ions diffuse कर सकते हैं through the phospholipid bilayer? Is that possible? No. They would require sodium ion channels. Facilitated diffusion होगी. Directly diffuse नहीं कर सकते वो through a phospholipid bilayer. So 2 is out. A is out, B is out, D is out. Water passes in and out of these cells by osmosis. Yes. Option C is the correct answer. Which row is correct for parts of a phospholipid molecule can be saturated or unsaturated? हमारी जो fatty acid tails होते हैं, they can be saturated or unsaturated. They make up the tail part. तो हमारे पास tails जो हैं fatty acid वो हमारे पास हो सकती हैं saturated or unsaturated. Can also be found in a triglyceride. Again, tail जो कि फैटी एसिड की होती है वो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड में भी होती है.
ऑप्शन नंबर डी. A student filled dialysis tubing with a sucrose solution and knotted both ends. This formed a cylinder with a length of 5 cm and the radius of 2 cm. What is the surface area to volume ratio for this cylinder of dialysis tubing? Volume के लिए the formula we use is pi r square h. Surface area of a cylinder is 2 pi r h plus 2 pi r square. And if we calculate the volume comes out to be 20 pi and the surface area comes out to be 28 pi. So surface area to volume ratio would be 28 pi is to 20 pi, which would come out to be 1.4. Option number C. Which process does not involve mitosis? Asexual reproduction. Asexual reproduction involves mitosis, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. Growth of unicellular organisms. Now, unicellular organisms do not divide or grow via mitosis क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता. न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर डिविजन नहीं हो सकता, माइटोसिस नहीं हो सकता. So B is the correct answer. रिपेयर ऑफ टिश्यूज बाय सेल रिप्लेसमेंट. माइटोसिस में टिश्यू रिपेयर जो होता है वो सेल रिप्लेसमेंट से ही होता है और सेल रिप्लेसमेंट भी होती है डैमेज और डेड सेल्स की. सो ए सी एंड डी ऑल इन्वॉल्व माइटोसिस, बी डज नॉट. The photomicrograph shows cells in an onion root tip, which labeled cells are in anaphase, metaphase and prophase. अच्छा जी, Z हमारे पास anaphase में है. Y, अब हमारे पास draw a midline. अगर आप एक इक्वेटर की लाइन ड्रॉ करोगे और सारे क्रोमोसोम उस लाइन पर हैं तो M फॉर मिड लाइन, M फॉर मेटाफेज एंड X इज प्रोफेज बिकॉज इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, कॉन्टेंट्स क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं. सो Z in anaphase, Y in metaphase, X in prophase. Option number D is the correct answer. Yeah, D is the correct answer. The diagram shows an outline of the mitotic cell cycle. Which numbered stages of the cell cycle include a period of time when each chromosome consists of sister chromatids joined by a centromere? Basically, ये वाला structure कब होता है? ये वाला structure होता है after S phase and before anaphase तक होता है. ठीक है. So S phase और anaphase के दरमियान हमारे पास क्या कहते हैं, एक क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं व्हिच आर जॉइंड बाय अ सेंट्रोमेर. सो अब हमें उन्होंने बताया कि माइटोटिक सेल साइकिल इस तरह से मूव कर रही है. सही है. साइटोकाइनेसिस हुआ. साइटोकाइनेसिस के बाद हमारे पास होता है G1. दिस वुड बी S फेज, दिस वुड बी G2 फेज एंड दिस वुड बी बेसिकली योर माइटोसिस व्हिच इज योर PMAT. नाउ हमारे पास G1 में तो नहीं होगा, क्या कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर. ये वाला स्ट्रक्चर G1 में नहीं होता. सो ये ऑप्शंस गए बाहर. अच्छा जी, G2 में ये स्ट्रक्चर होता है तो 1 तो लाजमी होगा और माइटोसिस में भी प्रोफेज और मेटाफेज में ये वाला स्ट्रक्चर होता है. सो 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? मिस जो G1 फेज होते हैं वो मतलब साइटोकाइनेसिस का बिल्कुल स्टार्ट फेज होते हैं. नहीं, हमारे पास क्या कहते हैं, एक सेल साइकिल में G1 होता है, S फेज होता है, G2 होता है, माइटोसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है. अब साइटोकाइनेसिस हो गया. अब साइटोकाइनेसिस के बाद वो जो नई डॉटर सेल बनी है ना, उसकी सेल साइकिल स्टार्ट होगी. सो साइटोकाइनेसिस के बाद वी हैव अ न्यू सेल. उस न्यू सेल का क्या कहते हैं, ये इंटरफेस होगा. इंटरफेस में क्या कहते हैं, G1 आएगा, S फेज आएगा, G2 आएगा और फिर माइटोसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के बाद वी हैव अ न्यू सेल और फिर उस न्यू सेल की क्या कहते हैं, ये पूरी सेल साइकिल चलती है. एंड दिस रिपीट्स फॉर ईच सेल दैट इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस. इज दिस क्लियर? ओके, आई एक्सप्लेन अगेन. देखो ये एक सेल है, ठीक है. अब ये सेल क्या कहते हैं, इंटरफेज में था. अब इंटरफेज में हमारे पास सारी चीजें हो रही हैं. एस फेज हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, लिपिड सिंथेसिस हो गया, जो भी होता है इंटरफेज में वो सारी चीजें हो गई. इंटरफेज के बाद माइटोसिस शुरू हुआ. ठीक है, माइटोसिस हो गया. माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन हो गया. माइटोसिस के बाद हमारे पास अब साइटोकाइनेसिस होगा. साइटोकाइनेसिस में हमारे पास
दो डॉटर सेल्स बनेंगे, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे। अब इन डॉटर सेल्स की भी यही लाइफ साइकिल चलेगी। सो साइटोकाइनेसिस के बाद हम जो देख रहे होते हैं लाइफ साइकिल, वो सेम सेल की नहीं होती, वो उस सेल से बनने वाले जो नए सेल्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल होती है, और वो सेम लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस का जीवन पार्ट नहीं होता, साइटोकाइनेसिस होने के बाद जो नया सेल है वो जीवन में एंटर कर जाता है। सही है। The diagram shows part of a nucleic acid molecule. What is the name of bond X? ये हमारे पास phosphodiester bond होगा, because nucleotides के दरमियान phosphodiester bonds होते हैं। अच्छा जी, now this is a question that a lot of people find challenging. XNA is a laboratory made nucleic acid. अब XNA में basically Na stands for nucleic acid, X के बारे में वो भी हमें बताएंगे आगे चल के। XNA is made of nucleotides in which one component has been replaced by a chemical X. तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। वी हैव अ बेस, वी हैव शुगर, एंड वी हैव द फॉस्फेट ग्रुप। इन तीन में से किसी एक चीज को रिप्लेस करता है केमिकल एक्स। द केमिकल एक्स इज ऑर्गेनिक बट इज नॉट फाउंड इन नेचर। द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग इज नॉट चेंज्ड। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग वाला पार्ट, तो बेस को तो उसने रिप्लेस नहीं किया होगा। ठीक है। अब हमारे पास दे आर सेइंग केमिकल एक्स इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई एम अज्यूमिंग आप सबने पढ़ी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहते हैं दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और आई थिंक सो एक और कोई कंपाउंड होता है जो ऑर्गेनिक नहीं होता, बाकी सारे कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। नो, हमारे पास शुगर और फॉस्फेट में से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? शुगर होगी, बिकॉज हमारे पास वो किससे बनी होती है, 5 कार्बन शुगर होती है। सो हमारे पास केमिकल एक्स इज ऑर्गेनिक, तो वो डेफिनेटली किसी ऑर्गेनिक चीज को रिप्लेस कर रहा होगा। और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? वो हमारे पास शुगर का होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? Which strand of DNA does RNA polymerase bind to? Lagging, leading, non-transcribed, template? टेम्पलेट स्ट्रैंड को बाइंड करती है। लीडिंग और लैगिंग हमारे पास क्या कहते हैं, इनसे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है, क्योंकि जो लीडिंग एंड लैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो डीएनए पॉलीमरेज के रिस्पेक्ट से होता है। Which processes occur during the formation of messenger RNA? Messenger RNA में हमारे पास RNA nucleotides join together to form a messenger mRNA. तो कॉन्डेंसेशन होती है, पॉलीमराइजेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, रेप्लिकेशन नहीं होती। So 1, 2 and 4, option number B. Is this clear? The anticodon for the amino acid tryptophan is ACC. What shows the template DNA sequence that includes the DNA triplet for tryptophan? अमीनो एसिड का जो एंटीकोडॉन होता है वो टीआरएनए में प्रेजेंट होता है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए, एंड द एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। सही है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टीआरएनए का एंटीकोडॉन होता है ना, और डीएनए का जो कोडॉन होता है, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिमिलर। ये एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम इसको लॉन्गर मेथड से भी टू बी कॉन्फिडेंट एंड श्योर अबाउट आवर ऑप्शन देखेंगे। टीआरएनए का अगर ये है एंटीकोडॉन, तो एमआरएनए से कौन सा ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा? एमआरएनए पे हमारे पास होगा यूजीजी, और इस एमआरएनए का जो डीएनए होगा वो बेसिकली क्या होगा? एसीसी। नाउ यू हैव टू सी कि एबीसीडी में से एसीसी कहां पर है? वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, a student drew a plant diagram of some plant tissue. The diagram is shown. It contains a mistake in the way that it is drawn. The maximum width of R is 15 millimeters on the diagram. तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक सेकेंड। Maximum width of R on the diagram is 15 millimeters. Actual width is 250 micrometers. The student was asked to draw a scale bar on their diagram. Which row is correct? Part of the plant drawn, location of drawing mistake, length of scale bar in millimeter to correctly represent 100 micrometers. अच्छा जी, हमारे पास क्या कहते हैं, part of the plant drawn has to be, no, why would it be a root? Root में तो हमारे पास जो vascular bundles होते हैं वो X शेप के होता है, जाइलम, और उसके इर्द गिर्द फ्लोएम होती है।
So this is not a root, this is a stem first and foremost. So या तो C होगा या D होगा. अब हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम स्केल बार फिगर आउट कर लेंगे ना तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द प्लांट और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है. हमें बस ये देखना है कि अगर मैक्सिमम विड्थ 15 मिलीमीटर्स थी और एक्चुअल विड्थ 250 माइक्रोमीटर्स थी, तो मिलीमीटर हमारे पास कितना होगा टू रिप्रेजेंट 100 माइक्रोमीटर्स. कैन यू गाइस सजेस्ट कि हम ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? इट्स बेसिक मैथ. व्हाट वुड यू डू टू फिगर आउट कि हमारे पास 170 होना चाहिए कि 6 होना चाहिए? हम स्केल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. इज दैट व्हाट वी वुड डू? कि 15 मिलीमीटर किस फैक्टर से कनेक्ट करे 250 माइक्रोमीटर से? ना. सबसे पहले फॉर दैट हम 15 मिलीमीटर्स एग्जैक्टली हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए मैं यूनिट्स कॉमन कर लेती हूँ. लेट्स कन्वर्ट 250 माइक्रोमीटर्स टू मिलीमीटर्स. तो 250 माइक्रोमीटर्स को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँ, so this is basically 0.25 millimeter. Now, हमारे पास स्केल फैक्टर अगर हम फिगर आउट करना चाहें, so 15 millimeters divided by 0.25. This would come out to be times 60. So हमारे पास बेसिकली जो स्केल फैक्टर है वो टाइम 60 का है. So अगर हमारे पास क्या कहते हैं, so we have टाइम 60 का स्केल फैक्टर y.25. हमारे पास 250 माइक्रोमीटर्स को आई हैव कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर्स. अगर मुझे माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, मैं अपने माइक्रोमीटर को डिवाइड बाय 1000 करूंगी. 250 डिवाइडेड बाय 1000 वुड गिव अस 0.25. ठीक है. टाइम 60 का स्केल फैक्टर आ गया. ना हमारे पास क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ स्केल बार इन मिलीमीटर टू करेक्टली रिप्रेजेंट 100 माइक्रोमीटर. नाउ हमारे पास माइक्रोमीटर अगर 100 है और स्केल फैक्टर 60 है, तो कितने मिलीमीटर वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर? व्हाट डू यू सजेस्ट? कर सकते हैं. 15 मिलीमीटर्स is equals to 250 micrometers. एक सेकेंड. So 100 micrometers is equals to x. So x comes out to be 6. So हम स्केल फैक्टर फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं टाइम 60 वाला, और हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं. सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? 4 students have drawn. अच्छा, मुझे तो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आवाज नहीं आ रही इसी की ग्लिच करने की. इज देयर अ ग्लिचिंग एट एनीबॉडीज एंड? अच्छा, यहाँ अब आई है मेरे पास वो ग्लिचिंग वाली चीज इन द चैट बॉक्स. या 4 students have drawn and labeled part of a structure seen on an electron micrograph. Which student has labeled their drawing correctly? अच्छा जी. We have A, B, C and D. ये हमें क्या दिखा रहा है? सी प्लेट दिखा रहा है. Now, हमारे पास क्या कहते हैं A, B, C and D में से what would be a correct diagram of our C tube elements? हमारे पास क्या कहते हैं, it would be A. Why would it be A? क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो एक तो प्रेजेंट नहीं होता. कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स में. देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट, दे आर नॉट फोटोसिंथेसाइजिंग इन नेचर, एंड देयर इज नो न्यूक्लियस. ठीक है. सो सी एंड डी आर आउट. अब हमारे पास बिटवीन बी एंड ए हमारे पास ये कहते हैं वैक्यूल जो होता है. वी नो कि हमारे पास प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल है वो लार्ज परमानेंट वैक्यूल होता है. दे डू नॉट हैव टेम्पररी वैक्यूल्स लाइक एनिमल सेल्स. अगर सीफ ट्यूब एलिमेंट में या हमारे पास सीफ ट्यूब में लार्ज वैक्यूल्स होने लगे तो हमारे पास इजी फ्लो ऑफ द फ्लोम सैप हो नहीं पाएगा. सो वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन आवर sieve tube, and hence only option A is the correct answer.
न्यूक्लियस नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं होगा? फोटोसिंथेसाइजिंग नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता तभी उनको कंपेनियन सेल चाहिए होता है। और वैक्यूल अगर होने लगा तो हमारे पास जो जगह है फ्लोएम सैप की वो बहुत कम हो जाएगी, फ्लोएम सैप बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इस वजह से वैक्यूल भी नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? 28. The diagram shows some structures used for transport in the phone. Cell Y, then we have companion cell, direction of transport, cell Z. Phloem C tube है, long distance पे transfer. Which statement is correct? Cell Y is the sink cell. Cell Z can be above or below cell Y in the plant. Cell Z must be in a photosynthetic tissue. Cell Y allows glucose to move to the sieve tube via the companion cell. अच्छा जी, हमारे पास कंपेनियन सेल के साथ क्या होता है? कंपेनियन सेल्स के साथ होता है सोर्स सेल, जो कि हमारे पास क्या होगा? फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगा। सही है, तो सेल वाई इज अ सोर्स नॉट अ सिंक। सही है। सेल जी कैन बी अबव और बिलो सेल वाई इन द प्लांट। यस, दैट कैन बी पॉसिबल। हमारे पास जरूरी नहीं है कि सोर्स सेल्स हमेशा नीचे ही हो, सोर्स सेल ऊपर भी हो सकते हैं, तभी हम कहते हैं कि फ्लो में बाई डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ऊपर नीचे ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्लोएम में, तो हम बी को होल्ड पे रखते हैं। सेल जी मस्ट बी इन अ फोटोसिंथेटिक टिश्यू। अगर ये फोटोसिंथेटिक होता तो हमारे पास ये खुद क्या कहते हैं, अपना वो बना रहा होता, शुगर्स बना रहा होता। इसको शुगर्स वाया ट्रांसलोकेशन नहीं मिल रही होती, सो सी इज इनकरेक्ट। सेल वाई अलाउज ग्लूकोज टू मूव टू द सीव ट्यूब वाया द कंपेनियन सेल। इनकरेक्ट, हमारे पास सुक्रोज ट्रांसफर होती है ट्रांसलोकेशन में, तो बी इज द ओनली पॉसिबल आंसर। 29. The diagram shows a section through a root of a dicotyledonous plant. We have soil, then we have root hair cells, then we have root cells, then we have Casparian strip, जो कि endodermis में होगा, xylem vessel. Which statement correctly describes the movement of water and solute through this root? A layer of suberin causes water and solutes to move from the apoplast pathway into the symplast pathway. Seems to be a plausible answer. A layer of suberin causes क्या कहते हैं, water and solutes to move from the symplast pathway into the apoplast. Incorrect. The tonoplast causes water and solutes to move from the symplast pathway to the apoplast pathway. Incorrect. The tonoplast causes water and solutes to move from the apoplast pathway into the symplast pathway. Incorrect. A is the only plausible answer. The graph shows the effect of different partial pressures of carbon dioxide on the oxygen dissociation curve for hemoglobin. What is the change in percentage oxygen saturation of hemoglobin at a partial pressure of oxygen of 6 kilopascals as the partial pressure of carbon dioxide changes from 1 kilopascals to 1.5 kilopascals? अच्छा जी, 6 partial pressure of oxygen पे हमारे पास दो different carbon dioxide के partial pressure पे क्या change आ रहा है? ओके, सो हमारे पास 1 kilopascal पे कितनी परसेंटेज सैचुरेशन थी? 6, देखिए एक सेकेंड, 62, 64. This I would assume would be 70. This would be 50. What is the change in percentage oxygen saturation? Now tell me guys, क्या change आया है? When we are going from 1 to 1.5, कितना change आ रहा है? Increase हो रहा है कि decrease हो रहा है? Decrease हो रहा है, and decrease हो रहा है by a factor of 20. So minus 20%. ठीक है? सी कब होता? अगर अगर हमसे वो इस डायरेक्शन में पूछ रहा होता है, वो पूछ रहा है कि जब चेंज आया है फ्रॉम 1 टू 1.5, तो 1 टू 1.5 में डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना हुआ है? 20% से डिक्रीज हुआ है। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? What happens in the heart at the start of a ventricular diastole? Ventricular diastole is relaxation of ventricles. The semilunar valves open, the atrioventricular valves open, the pressure in the atria rises above the pressure in the ventricles. The pressure in the left atrium rises more than the pressure in the right atrium. Now, what happens? हमारे पास जब वेंट्रिकुलर डायस्टली हो रहा होता है, जब हमारे पास रिलैक्सेशन हो रही होती है, तो हमारे जो एवी वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाता है।
अच्छा ना, क्वेश्चन ये हो सकता था कि हमारे पास सी क्यों नहीं है। वाई सी इज इनकरेक्ट, बिकॉज सी इज व्हाट, सी हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, राइट। एट्रियल सिस्टली की बात हो रही है, एंड हमें पता है कि जब एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है, तो हम सॉरी, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं तो हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होते हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, सो व्हाई नॉट सी। देखो, दे आर सेइंग एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टली, अगर आप लोगों को ग्राफ याद हो तो हमारे पास जो वेंट्रिकल का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और जो हमारे पास राइट एट्रियम का या लेफ्ट एट्रियम का ग्राफ होता है वो हमारे पास इस तरह का होता है। नाउ हमारे पास देयर सेइंग एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल ना इस पॉइंट से स्टार्ट होता है जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ड्रॉप होना शुरू होता है। एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल हमारे पास जो एट्रिया का प्रेशर है इट इज नॉट ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो हमारे पास एट द स्टार्ट जो एवी वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं, जो प्रेशर इन द एट्रिया राइजेस अबव द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स होता है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की। डज दिस मेक सेंस कि स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टली में हमारा एट्रिया का प्रेशर इज नॉट ग्रेटर देन द वेंट्रिकल्स का प्रेशर। इज दिस क्लियर? The electron micrograph shows a longitudinal section through a blood vessel. Which type of blood vessel is shown? Very easy. कैपिलरी है, बिकॉज हमारे पास जो आरबीसी है उसका जो ल्यूमेन है वो ऑलमोस्ट सेम है विद द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल। A student drew a sketch to show the formation of tissue fluid. Which label is correct? Blood enters capillary and pressure increases. Red blood cells and water move into tissues. ये तो हो ही नहीं सकता. Red blood cells would never move into tissues. Higher water potential in tissue fluid, so water moves back into the capillary. This seems to be correct. Higher volume of blood returns to the vein. Now, pretty straightforward. C ही सही आंसर है, बाकी सब गलत है। Which structure? Why not A? अच्छा, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज जो है वो नहीं हो रहा होता कैपिलरी में। कैपिलरी में सबसे मिनिमम प्रेशर होता है, राइट। हमारे पास क्या कहते हैं, जब ब्लड कैपिलरी में आता है तब कैपिलरी का प्रेशर इंक्रीज नहीं करता, सही है। प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हमारे पास ब्लड की एंट्री में हो रहा होता है आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज में ब्लड एंटर होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है, कैपिलरीज में नहीं करता। Which structures are present in the trachea and also in all bronchioles? Cartilage तो नहीं होती, so A and B तो नहीं हो सकता। Smooth muscle cells and epithelial cells. तो हमारे पास smooth muscle cells भी होते हैं, epithelial cells भी होते हैं। C is the correct answer. You're asking कि हमारे पास जो pressure, जो blood है वो बस flow कर रहा होता है from arterial end to venous end. That's what you're asking, Asha? हाँ, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहा होता, उल्टा हमारे पास जो ब्लड वेलोसिटी है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है कैपिलरी में, ताकि ज्यादा टाइम हो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। The photometer shows a section through part of the gas exchange system which tissue can be seen. ये हमारे पास क्लासिक पिक्चर है एल्व्यूलाई की, सही है। कार्टिलेज नहीं होती, सीलिएटेड एपिथेलियम भी नहीं होता। नाउ बिटवीन सी एंड डी व्हाट वुड यू चूज? वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज एल्व्यूलाई का जो एपिथेलियम होता है वो स्क्वामस एपिथेलियम होता है। What is the function of the goblet cells in the gas exchange system? To release mucus. सही है, क्योंकि goblet cells क्या बना रहे होते हैं, म्यूसिन बना रहे होते हैं, म्यूसिन makes up your mucus. Which organisms have cell walls that can be affected by penicillin? हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। सी। अच्छा जी, each year there are 4,62,000 deaths from malaria in children under 5 years old globally. Insecticide-treated nets could prevent 50% of malaria cases and reduce deaths of children under 5 years old by 18%. How many children would be saved by using insecticide-treated nests? अच्छा जी,
How many children were dying? 462,000 children were dying. हमारे पास अगर हम इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स को क्या कहते हैं यूज करेंगे तो हमारे पास डेथ्स कितने परसेंट से डिक्रीज होंगी? 18% से डिक्रीज होंगी. सो व्हाट वी विल डू, हमारे पास क्या कहते हैं, वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेथ्स दैट वुड बी रिड्यूस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा जी, हमारे पास 100 - 18. Let me just do it directly in the calculator. 6200. So basically 18% of 462 lakhs, 4 lakhs is 50,000. तो हमारे पास इतनी डेथ्स नहीं होंगी, 18% डेथ्स नहीं होंगी, राइट? तो हमारे पास अगर हम 18% निकाल लें तो 18% क्या आएगा? 83,160. So this would come out to be B. Is this clear? Which row is correct? Involved in phagocytosis, secrete antibodies. Secrete antibodies हमारे पास B lymphocytes करते हैं. सही है. Involved in phagocytosis. Now, हमारे पास क्या कहते हैं, जो T lymphocytes होता है ना, T lymphocytes जो cytokines रिलीज करते हैं, those cytokines not only just stimulate your T cells and B cells, cytokines हमारे पास chemical signals होता है. cytokines का काम ये होता है सिग्नल करना सारे immune cells को कि हमारी बॉडी में एक enemy आ गया and we need to get rid of it. So cytokines, although we study with respect to adaptive immune response, they not only trigger B cells and T killer cells, they can also trigger phagocytosis कि आप और phagocytosis करो. तो हमारे पास T lymphocytes जो cytokines होते हैं ना, they are chemical messengers for all types of cells, चाहे वो phagocytes हो, चाहे वो B cells हो, चाहे वो T cells. ठीक है. 4 steps occur during the primary immune response to a pathogen. 4 steps that occur during the primary immune response to a pathogen are listed. B lymphocytes divide by mitosis. T helper cells interact with macrophages that have digested pathogens. Plasma cells secrete antibodies. T helper cells activate other lymphocytes. These steps can be arranged in the sequence in which they occur. Which step occurs third in the sequence? अच्छा जी, पहले हम sequence देते हैं. अच्छा जी, Q, S, P and R. So I think option number, ये हमारा third step है, which is option number A. Is this clear? Any questions? So now we're done with this paper.